अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूक्रेन आस्क फॉर पीएम मोदी हेल्प वर्ल्ड मीडिया एक्सेप्ट इंडिया इम्पोर्टेंस। बिल्कुल भाई, देखा जाए तो आज ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि भाई पीएम ज़ेलेंस्की ने भाई पीएम मोदी को कॉल की है, तो इसीलिए भाई इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई है। तो देखते हैं सर प्रशांत की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। हाल ही में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि इन्होंने पीएम मोदी से बात करी और इस बातचीत के दौरान इन्होंने ये कहा कि ये चाहते हैं कि भारत पीस प्लान में हेल्प करे। ज़ेलेंस्की का मानना यह है कि अगर यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध थमेगा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीस प्लान जो ज़ेलेंस्की प्रमोट करते हैं ये रशिया एक्सेप्ट करे, और ये प्लान एक्सेप्ट करवाने में इंडिया का क्रिटिकल रोल होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे ज़ेलेंस्की की ट्वीट है, एक ट्वीट है यूक्रेनियन में, एक ट्वीट है इंग्लिश में। यहाँ पर कह रहे हैं आई हैड ए फोन कॉल विद नरेंद्र मोदी, और आगे ये भी ऐड करते हैं कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी संभाल चुका है, मतलब कि 2023 का G20 समिट सिंस इंडिया होस्ट करेगा। तो अब इनको उम्मीद है कि इंडिया एक पीस मेकर का रोल निभाएगा यूक्रेन और रशिया के बीच में। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यूक्रेन और रशिया की डिमांड्स इतनी ज्यादा अलग है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वो डिमांड्स इतनी अलग है कि इंडिया चाहकर भी ना कुछ ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाएगा जब तक ग्राउंड पर कोई मेजर चेंज नहीं होता। एक पार्टी बिल्कुल हार एक्सेप्ट कर नहीं लेती तब तक पीस करना बहुत ही मुश्किल है। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यूक्रेन की डिमांड क्या है, रशिया की डिमांड क्या है, और दोनों देश इंडिया से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया फाइनली ये वॉर खत्म कर सकता है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पुष्प कुमार दहाल मतलब के प्रचंड ये हाल ही में बन चुके हैं नए प्राइम मिनिस्टर किस देश के? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स या फिर भूटान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ओके, तो 2022 का G20 समिट आप सबको पता है हुआ इंडोनेशिया में। पीएम मोदी यहाँ पर गए, ऋषि सुनाक, जो बाइडन, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर यहाँ पर थे। मगर जिस लीडर की सबको उम्मीद थी कि यहाँ पर आएंगे, व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने G20 का समिट स्किप कर दिया और अपनी जगह अपने देश के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव को भेज दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को उम्मीद ये थी कि इस समिट में ज़ेलेंस्की होंगे, पुतिन होंगे, बाइडन होंगे और फाइनली यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो जाएगा और दुनिया में भी स्टेबिलिटी वापस लौट आएगी। मगर कुछ ऐसा हुआ नहीं। पुतिन ने क्लियरली कह दिया कि अभी ये वॉर लंबी चलेगी, पुतिन इंडोनेशिया नहीं आए। अब देखो, सारी नजर अब है सितंबर महीने में, सितंबर 2023। मैं आपको बता दूं, पिछले 50 सालों में भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से इससे इंपॉर्टेंट महीना नहीं आया, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होगा जब इंडिया होस्ट करेगा दुनिया भर के टॉप वर्ल्ड लीडर्स को। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे, मोस्ट प्रॉब्ली शी जिनपिंग इंडिया में आएंगे, मैक्रोन होंगे, पीएम मोदी तो ऑफकोर्स होंगे ही, जर्मनी के ओलाफ शोल्ज, व्लादिमीर पुतिन मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया में आएंगे, क्योंकि 2022 में आप अगर देखो तो पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की एक भी मीटिंग नहीं हुई। ये बात बाद में दोनों कंट्रीज ने एक्सेप्ट भी करी कि शेड्यूलिंग की वजह से दोनों लीडर मिल नहीं पाए। तो 2023 में बिल्कुल पुतिन इंडिया में आएंगे। उसके अलावा आप अगर देखो, ऋषि सुनाक, जो बाइडन, इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स को कभी इन्वाइट किया नहीं है, और इंडिया ये भी इंश्योर कर रहा है कि हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो G20 ग्रुप के पार्ट नहीं भी है ना, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, रवांडा, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, इन सब को भी हम इनवाइट करें G20 समिट में। और इससे आप देखोगे भारत का ग्लोबल स्टैचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी उम्मीदें लगा दी है इंडिया पर, क्योंकि सिंस इंडिया में जो बाइडन, पुतिन, शी जिनपिंग सब इकट्ठा होंगे तो ये चाहते हैं कि पीस फॉर्मूला की इंप्लीमेंटेशन इंडिया करवाए। अब देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ज़ेलेंस्की ना सब कुछ चाहती है कि इनके हिसाब से हो, सारी शर्तें ये तय करे, जबकि इनकी शर्तों को आप देखोगे ना, इनके पीस प्लान को आप देखोगे, आप कहोगे ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। कोई भी कहेगा प्रैक्टिकल नहीं है, इवन यूक्रेनियंस भी कहेंगे कि इस पीस प्लान से वॉर नहीं रुकेगी। मगर ज़ेलेंस्की जब हाल ही में गए यूएसए में, जो बाइडेन को भी अपना जो पीस फॉर्मूला है, पीस प्लान है, ये बता दिया।
बाइडेन ने सर हिलाते हुए कह दिया कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, मगर इन रियलिटी ये जो पीस प्लान है ये मैं आपको दिखाता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ ज़ेलेंस्की का जो पीस फॉर्मूला है इसके 10 पॉइंट्स हैं और पहला पॉइंट आप देखोगे काफी बेसिक लगता है, रेडिएशन न्यूक्लियर सेफ्टी, के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पर कोई बॉम्बिंग नहीं होगी, यहाँ पे रशिया मान जाएगा, कोई भी कंट्री मान जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ये कह रहे हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर दुनिया में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा यूक्रेन रशिया दोनों गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, और बीच में यूक्रेन वॉर की वजह से हमने देखा कि यूक्रेन से जो गेहूं है ये एक्सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर एक यूएन की डील बनी, मगर बाद में वो डील भी टूट गई। तो ये फूड सिक्योरिटी को लेकर कह रहे हैं कि एक रास्ता बनना चाहिए जिससे यूक्रेन लगातार गेहूं एक्सपोर्ट करता रहे, रशिया को इससे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। रशिया यूक्रेन का 50% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर चुका है। जी हाँ, 50% यूक्रेन में आज के समय इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है, आती भी है तो 1-2 घंटे की आती है। लोग बहुत ज्यादा खराब हालत में है वहां पर। तो यूक्रेन ने यह डिमांड रखी है कि रशिया पावर सप्लाई करे ताकि जो आम यूक्रेनियन है वो अपनी लाइफ प्रॉपरली बिता पाए, इसमें भी प्रॉब्लम है नहीं। फिर ये कह रहे हैं सारे वॉर बिजनेस को छोड़ो, ये भी हो जाएगा, वॉर बिजनेस को इससे पहले भी छोड़ चुके हैं दोनों रशिया यूक्रेन, इट इज वेरी मच पॉसिबल। फिर यहाँ पे जो 5th और 6th पॉइंट है ना, इसमें आ जाएगी दिक्कत। यहाँ पर देखो यूक्रेन ये कह रहा है कि पहली बात तो जो भी एरिया रशिया ने यूक्रेन का कब्जा रखा है ये एरिया रशिया छोड़ देगा। अब अगेन ये जो डिमांड है ना बहुत अजीब है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूएन चार्टर, द रिस्टोरेशन ऑफ आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड वर्ल्ड ऑर्डर, विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स एंड सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। अब दोनों चीजें कर पाना बहुत मुश्किल होगा। आप रशियन पर्सपेक्टिव से सोचकर देखिए ये ऐसा क्यों करेंगे। रशिया ने हजारों सोल्जर्स का बलिदान देकर ये जो टेरिटरी आपको दिख रही है ये कब्जाई है, ये रशिया क्यों छोड़ना चाहेगा? ये बिल्कुल भी ऑब्वियसली बात है, इसको नहीं छोड़ेंगे। मगर यूक्रेन ने सिंपली कह दिया कि इस पीस प्लान के अंडर रशिया बिल्कुल रिट्रीट करेगा। तो इसी बेसिस पे मैं कहूंगा कि ये पीस प्लान पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पीस के लिए ना आपको थोड़ा बहुत समझौता करना होता है। थोड़ा सा आप पीछे हटो, थोड़ा जो दूसरी पार्टी है वो पीछे हटेगी। अगर यूक्रेन ये भी कह देता ना कि रशिया ने जो एरिया कब्जा रखा है उससे 50% ये पीछे हटेंगे, बीच का कुछ एरिया ये बना देंगे बफर जोन, ऐसा कुछ होता तो आई थिंक हम कंसिडर कर सकते थे कि रशिया को ये प्रपोजल दे, रशिया से बातचीत करे। मगर करंट स्टेट में रशिया हंस देगा, रशिया कहेगा कि नहीं हम लड़ेंगे। फिर यूक्रेन यहां पर भी नहीं रुकता, यूक्रेन आगे कहता है कि हमको वॉर रेपरेशन चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट बिठाओ। उसके बाद रशिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स देगा ये वॉर इन्फ्लिक्ट करने के यूक्रेन पर। रशिया ये भी करने नहीं वाला, रशिया एक पैसा नहीं देगा यूक्रेन को मोस्ट प्रॉब्ली। फिर आगे ये भी लिखा है कि रशिया ने इकोसाइड किया। एक होता है जेनोसाइड, ह्यूमन बींग्स को मारना, इकोसाइड होता है एनवायरनमेंट को मारना, पेड़ों को नष्ट करना। तो ये कहने हैं जी पेड़ भी हमारे बहुत सारे काट दिए, वो सही करो। ये एक बार कोई बड़ी बात नहीं है, रशिया ठीक कर भी देगा, चलो मिलके पेड़ लगाते हैं। फिर 9वां पॉइंट है सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन के, फिर से रशिया अटैक नहीं करेगा, ये पॉसिबल है। अगर एक बार जमीन को लेकर इशू रिजॉल्व हो जाता है तो ये पॉसिबल है। और फाइनली कंफर्मेशन ऑफ द वॉर एंड, के अब ये वॉर खत्म हो चुकी है, कोई सीज फायर नहीं होगा। अब यहां पर वैसे मैं ये कहूंगा कि जेलेंस्की ने एक छोटी सी मैच्योरिटी ये दिखाई है कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि नेटो को ज्वाइन करने से टेंशन बढ़ सकती है। तो इसलिए अगर यूक्रेन को मिलती है सिक्योरिटी गारंटीज तो ये लोग नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। मगर प्रॉब्लम यही आती है कि चाहे यूक्रेन नेटो को ज्वाइन ना करे, जैसे ही रशियन फोर्सेस पीछे हटेगी यूएसए के बहुत सारे सोल्जर्स, डिफेंस इक्विपमेंट, ये बहुत सारा और डिप्लॉय हो जाएगा यूक्रेन में। अब इसके रिस्पांस में देखो रशिया ने साफ साफ ये कहा है कि कभी भी इतिहास देख लो हमारा, चाहे जर्मनी हो या फिर वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम हो, कभी भी हमने दूसरों की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, नेवर फॉलोड द कंडीशंस सेट बाय अदर। तो रशिया क्लियरली यहाँ पर कह रहा है कि समझौता करना है तो समझौते की मानसिकता के साथ आओ, आपके ऑर्डर हम फॉलो नहीं करने वाले। और अगर आप जानना चाहते हो कि रशिया का स्टांस क्या है, रशिया का स्टांस भी कम कड़ा नहीं है। ये कह रहे हैं कि बातचीत से पहले, बातचीत तो बाद में होगी, जो मिलकर हम कोई समिट करेंगे, चाहे इंडिया में हो, यूएन में हो, कहीं भी हो, जो समिट होगा वो तो अलग बात है। उस बातचीत से पहले ही ना जो भी अनेक्स्ड लैंड रशिया कब्जा चुका है, जो भी ये जमीन रशिया कब्जा चुका है, यूक्रेन और बाकी दुनिया माने कि ये पार्ट अब रशिया को मिल चुका है, तो रशिया 1 इंच भी वापस नहीं करने वाला। ये कह रहे हैं कि बातचीत छोड़िए, बातचीत से पहले आपको ये डिमांड एक्सेप्ट करनी होगी, तभी हम बैठ के बातचीत करेंगे। तो ऑब्वियसली रशिया यहाँ पर बात करेगा रेपरेशंस को लेकर, जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उनको छोड़ने के इशू को लेकर, और शायद एनर्जी के इशू को लेकर। बाकी और जगह रशिया कुछ यूक्रेन को देने नहीं वाला। इंडिया भी आप यही कह लीजिए दोनों को एक प्लेटफॉर्म दे सकता है बातचीत करने का, वो चाहे G20 हो
या G20 से पहले कोई समिट हो, मगर आप देख सकते हैं कि दोनों पार्टीज की कंडीशन इतनी ज्यादा सख्त है कि कोई भी देश अभी के लिए दोनों के बीच में सुलह नहीं करवा पाएगा। मगर डेफिनेटली इंडिया कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए हम लोग जितना यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं पीस प्रोसेस में, इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ती है। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो, क्योंकि 2023 में भी अगर ये वॉर चलती रहती है तो दुनिया भर में आ जाएगी रिसेशन, और उसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है ये भी बुरी तरीके से हिट होंगे। चाइना में अगर कोविड फैला हुआ है, चाइना रिकवर नहीं कर पा रहा, तो ये गोल्डन टाइम है इंडिया के लिए चाइना से कंपीट करने का एक्सपोर्ट्स के मामले में। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से एक प्रॉपर एंड क्या हो सकता है यूक्रेन वॉर का? इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कमेंट बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हुई, अच्छी हुई, तो मैं इसको पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग इसको पढ़ पाएं। तो लिखिएगा इसके बारे में कि जो भी आपको नॉलेज मिली है, यूक्रेन साइड का स्टांस, रशिया के साइड का स्टांस, हाउ डू यू थिंक दिस वॉर कैन एंड? और फाइनली आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रचंड बन चुके हैं किस कंट्री के पीएम, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑब्वियसली नेपाल। प्रो चाइना प्रचंड लौट चुके हैं नेपाल में, और आप कह सकते हैं चाइना की बड़ी जीत हुई है, कम्युनिस्ट पार्टीज की बड़ी जीत हुई है नेपाल में, और इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल सेटबैक है। मगर अगेन मैं कहूंगा नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस चलता रहेगा। अभी के लिए प्रो चाइना लोग पावर में आ गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ साल बाद न्यूट्रल लोग भी पावर में आ जाएं। तो अभी नेपाल में जो भी चल रहा है इसको लेकर बहुत डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, बहुत सी न्यूज आएगी। कुछ बड़ा अगर होता है यहाँ पर जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई सबसे पहले तो काफ़ी मतलब इंडिया के लिए ये प्राउड की बात है कि वो भाई इस काम में खुद आ रहे हैं और इस चीज़ को भाई पीछे धकेलना चाहते हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने काफ़ी बार ये बोला है कि ये वक्त नहीं जंगें करने का या ऐसे हालात क्रिएट करने का, ये बस इससे पीछे हट जाना ही बेहतर है। क्योंकि उन्होंने चाहे वो अमेरिका में बैठकर चाहे रशिया में अपना गए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब जो एस जयशंकर साहब वो भी गए थे भाई, उन्होंने भी बोला था कि ये कोई भाई नहीं है, इस वक्त हमें ये जंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है भाई। तो इसीलिए अब ज़ेलेंसी भी यही चाह रहा है कि भाई पीएम मोदी खुद इसमें आए, क्योंकि अब जो बड़ा ताज है ना वो पीएम मोदी के सर पर उन्होंने भाई रख दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है 2023 का जो है मतलब कि वो इधर ही हो रहा है G20 समिट, तो इसीलिए अब यहाँ पर अगर आएंगे तो इंडोनेशिया में भी हुआ है, लेकिन देखा जाए तो उधर प्यूटन नहीं आया, तो क्या इंडिया में आएगा? इंडिया में ज़रूर आएगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता है कि वो भाई आ रहे हैं। क्योंकि फिर भी ये कंफर्म नहीं हम बोल आएगा ना सकते। कि जिस तरह आप उधर यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसने जो थोड़ा सा जो है ना वो इस साइड के ऊपर गया है कि हम जो है ना वो पीस की तरफ जाए। तो जब वो पीस की तरफ निकला है तो जाहिर बात है उधर रशिया भी कुछ ना कुछ जो है ना इस साइड के ऊपर भाई मेरे वो पीस की तरफ तो निकला, लेकिन उसके जो फार्मूले हैं 10 वो आपने नहीं सुने। फार्मूले बिल्कुल उनमें से एक ही यार नहीं ठीक बस। यार देखो ना, बात चलाने की होती है, तो उसने अब चलाई है ना, तो फार्मूले जो मर्जी करता रहे तो होनी, तो उसको भी पता है कि आगे बातें तो वही होनी है ना, जो रशिया के साथ जो है ना वो डिफाइन होगी वही मानी जाएगी ना, क्योंकि अब इन्होंने स्टार्ट किया है। तो दूसरी बात ये है कि उसका इधर आने का जो लग रहा है ना वो ये है कि जिस तरह अभी वो गया था उधर
बाइडेन के साथ मिला है, तो उधर उसको जो है ना वो कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। ठीक है, उसको उन्होंने कहा कि हम आपको जो है ना वो एक डिफेंस सिस्टम दे गए, ये करेंगे वो करेंगे, वो तो है डिफेंस के लिहाज से, लेकिन ये कि उन्होंने अभी तक उनको कोई ग्रीन सिग्नल जो है ना इसको एंड करने का नहीं दिया था कि हम कुछ ना कुछ जो है ना वो इसका मुझे कोई तो हल नहीं लगता निकालते हैं। कि अभी ये जंग स्टॉप होगी, क्योंकि यार पुतिन अभी- खुद नहीं चाहता कि ये जंग स्टॉप हो। वो दोनों नहीं ना चाहते अभी, लेकिन ये है कि अब कहीं ना कहीं इसका एंड तो करना है ना, लोग उकता जाते हैं यार, ये तो जो नहीं ना। मर्जी हो जाए, कब तक ये चीज़ फेस करेंगे लोग जो वहाँ पे उन दोनों कंट्रीज के हैं। तो इस हवाले से रशिया लेकिन जो है ना जो वो- भी है ना भाई, बातचीत से हो मसला या पीस से हो, लेकिन हार यूक्रेन नहीं माननी है, तब जाकर ये कुछ ठंडे नहीं, वो तो होंगे। ज़ाहिर बात है, वो छोटी एक- कंट्री वो है बड़ा भाई। कंट्री, उसके पास बहुत कुछ है रशिया के पास, आपके सामने इस हद तक उसके ऊपर सेक्शन भी लगे, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है ना वो किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको फर्क पड़ ही नहीं रहा कुछ लेकिन भी ये भाई। कि जिस तरह उन्होंने सिक्योरिटी का मांगा है कि हमें जो है ना वो एक सिक्योरिटी के हवाले से जो है ना वो एक मुआहदा किया जाए, तो उस हवाले से ज़ाहिर बात है वो मसला मेन तो नेटो का ही था ना। तो अगर नेटो में अगर नहीं जाता तो उसको अगर कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, रशिया अगर इस चीज़ के ऊपर जाता है। इंडिया इसमें काफी अपना एक अच्छा किरदार अदा कर लेकिन सकता है। G20 जो 2023 है ना सितंबर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ जो है ना जहन में रखें, क्योंकि अगर ये स्टेप ले जाता है ना इंडिया, इसको पीस की तरफ लेके आता है, तो फिर ये एक बहुत बड़ी एक जियोपॉलिटिकल जिसको कहते हैं ना एक जीत होगी इंडिया के लिए। तो एक तरह का जो है ना वो बहुत मैं कहता हूँ कि एक दुनिया में जो है ना वो एक नाम चल जाएगा, नाम इस चीज़ चल का, जाएगा। या- पहले भी हाँ। काफी है, क्योंकि अब लेकिन देख ये रहे कि कि ये कॉन्टेस्ट बहुत- बढ़ क्योंकि गई इंडिया अब की। जिस तरह वो उधर गया है ना, मुझे जो लग रहा है ना उसको जो है ना वो कुछ चीजें फेस करनी पड़ी हैं, जो मतलब वो एक सही तरीके से वो वापस नहीं, उसको मतलब ना ऐसे ही आना पड़ा। तो उसने फिर ये इस तरह का स्टेप लिया कि क्यों ना मैं इस साइड के ऊपर निकलूं, तो शायद जो है ना वो थोड़ा बेहतरी की। तो जाहिर बात है, होना तो वही है जो सभी ने मिल मिला के करना है, अकेला बिल्कुल। इंडिया नहीं करेगा, बाकी कंट्रीज भी साथ होंगे। तो लेकिन ये है कि 2023 वाला जो G20 है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे, हो सकता है उस वक्त तक कोई ना कोई इसका हल निकल है। बिल्कुल भाई, तो देखते हैं फिर भाई नेक्स्ट होता है क्या। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।